हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष शायम इंदौर से। एंड दोस्तों, आप जानते हैं मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारी आज की जो वीडियो है वो हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉड्यूल से है। काफ़ी सब्सक्राइबर से फीडबैक आ रहा है कि स्ट्रैटेजी के मॉड्यूल को जल्दी से कंप्लीट कीजिए। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम आज की वीडियो को ऐड कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा, पिछली वीडियो में हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो लास्ट चैप्टर है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल उसको शुरू किया था। एंड मैंने आपको बताया था कि इसको हम 4 वीडियोस में करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर 29 को देख लीजिए, ताकि आपको इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के बेसिक फंडास पता चल जाएं। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसको फर्दर समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कुछ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स। देखिए, कभी भी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में ये होता है ना, हमें इवैल्यूएट करना है। अब इवैल्यूएट करने के कुछ तो ट्रेडिशनल मेजर होते हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, और कुछ टाइम के साथ नए मेजर्स आते जाते हैं प्रोडक्टिविटी के, राइट। अब जैसे ट्रेडिशनल मेजर पढ़ाई के केस में क्या था, आपकी क्या परसेंटेज है ट्रेडिशनल, आपके पेरेंट्स के साथ भी वो होता होगा। अब आजकल जो है ग्रेड्स आ गए हैं, आजकल अलग अलग और इंडेक्सेस आ गए हैं, राइट। तो सबसे पहला मेजर होता है दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। बड़ा सिंपल, आपने कुछ इन्वेस्ट किया, उस पर आपको क्या रिटर्न मिला, कितना वापस मिला। अगर सिंपल भाषा में समझाना चाहें तो रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग नेट इनकम बिफोर टैक्सेस बाय द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी। तो जो आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बाद उससे आपको जो नेट इनकम आ रही है बिफोर टैक्स, इसमें मतलब टैक्स आप दे रहे हो बाद में अलग चीज़ है, बट रिटर्न तो आपको आया ना। तो अगर मान लीजिए 100 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, करेक्ट, और आपको जो है उससे 15 रुपये जो है आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो इसको ROI कैसे निकालेंगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। 100 रुपया खर्च किया और 15 रुपया रिटर्न आया, उस 15 अपॉन 100 विच इज 15% आपका ROI है। दूसरा होता है दोस्तों EPS, जिसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, डिवाइडिंग नेट अर्निंग्स बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन स्टॉक। जितनी नेट अर्निंग हो रही है, सब कुछ हटा के, नेट का मतलब सब कुछ आप रिमूव कर दीजिए, जो खर्चे हैं, बाकी टैक्सेस है, सब चीज़ें हैं, उसको कॉमन स्टॉक अमाउंट से जब डिवाइड करते हैं तो वो आपका बताता है कि पर शेयर आपने कितना अर्न किया। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो उनके जब भी रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, हमेशा ये EPS एक मेजर है जो वो डिक्लेयर करते हैं। फिर दोस्तों थर्ड मेजर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग नेट इनकम बाय टोटल इक्विटी। अब आपकी वही वाली उस तरीके की कंपनी है, आपने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स दे रखे हैं। अब उसके बाद 2 पैटर्न्स होते हैं, आपका इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है। तो टोटल इक्विटी पे आपका जो कितना इनकम है उससे आपको मिलता है रिटर्न ऑन इक्विटी। फोर्थ होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, द अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड बाय कंपनी बिफोर द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड टैक्सेस। मतलब हमने कितना पैसा जनरेट किया आपके टैक्स और फाइनेंसेस से, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। नाम में ऑपरेटिंग से आप समझिए कि जो डे टू डे ऑपरेशंस में आपको हेल्प करे, वो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। फिर आता है फ्री कैश फ्लो, अमाउंट ऑफ मनी अ न्यू ओनर कैन टेक आउट ऑफ द फर्म विदाउट हार्मिंग द बिजनेस। मान लीजिए आप नए ओनर हैं या किसी पार्टनर ने नए उसने ज्वाइन करा, बिजनेस को हार्म करे बिना जो पैसा निकाला जा सके उसको फ्री कैश फ्लो कहते हैं। आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक घर का सिस्टम समझिए, आपके पेरेंट्स फादर हैं, वो अर्न करके लेके आते हैं सैलरी, कुछ घर के फिक्स खर्चे हैं, उसके बाद कुछ पैसा बचता है। अब मान लीजिए आपको कोई रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं वो चीज़ करना, उसमें जो पैसा सरप्लस पैसा है, जो आपके बाकी चीज़ें, आपका घर का होम लोन चल रहा होगा, आपको घर के लिए राशन लेना होगा, बच्चों की फीस, सब हटाने के बाद भी जो एक पैसा है जिसको हम कह सकते हैं कुशन पैसा या सेविंग है, वो फ्री कैश फ्लो है, जिसको आप निकाल सकते हैं लेकिन उसे बाकी चीज़ों पे हार्म ना आए। तो उसी तरीके से फर्म के केस में ऑनर जिस पैसे को निकाल सके जिससे बिजनेस हार्म ना हो दोस्तों, उसको कहते हैं फ्री कैश फ्लो। अब आते हैं कुछ नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। अब तक सारे मेजर्स थे जो पैसे के टर्म्स में थे। इसमें पहला आता है स्टिकीनेस, लेंथ ऑफ वेबसाइट विजिट। आज के टाइम में डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल के में हर कोई अपनी वेबसाइट को प्रमोट करता है। किसी को कहते हैं ना यार अपनी इसको प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करूं, अरे यार वेबसाइट पे डाल दे, लोग अपने आप सर्च करेंगे। तो स्टिकीनेस ये बताता है कि कोई एक विजिटर आया, उसने आपकी वेबसाइट को कितनी देर तक देखा। सेकेंड होता है दोस्तों आई बॉल्स। जो दोस्त डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं या जो मार्केटिंग को समझते हैं वो जानते होंगे आई बॉल्स बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल हु विजिट अ वेबसाइट। जब तक लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे नहीं, तब तक आपका प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कैसे। तो इसलिए कॉमन एक कह सकते हैं मार्केटिंग वालों का KPI, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग बंदा देख रहा है तो उसका एक KPI ये जरूर होगा कि वो कैसे आई बॉल्स को इंक्रीज करे। थर्ड होता है माइंड शेयर, होता है ब्रांड अवेयरनेस। ये क्या होता है दोस्तों? ये ऐसे होता है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
अब कोई आपसे कहता है कि आपको घर के लिए पेंट खरीदना है, पेंट के नाम लेने से आपको पेंट की कौन सी कंपनी माइंड में आती है? अब आप 2-3 कंपनियों का पेंट का नाम आप ले पाएंगे, मान लीजिए एशियन, बर्जर, नेरोलैक, वो आपके माइंड में है, मतलब उस ब्रांड की आपके दिमाग में अवेयरनेस है। ऐसा 100 लोगों से पूछा जाएगा, 100 लोगों में से जो ब्रांड उनको बताएंगे, जिनके बारे में वो अवेयर होंगे, उससे ये माइंड शेयर कैलकुलेट किया जाता है। तो एक और जो टिपिकल केपीआई होता है, जो हर मार्केटिंग वाला या हर कंपनी वाला चाहता है, वो ये चाहता है कि माइंड शेयर मेरा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ब्रांड के बारे में अवेयर हों। अब मान लीजिए वो आपको आके कहता है अल्फा पेंट, अब आप कहेंगे यार ये तो कभी सुना ही नहीं। तो अल्फा पेंट हो सकता है कोई कंपनी एग्जिस्ट करती हो, मैं अभी रैंडम नेम ले रहा हूँ, लेकिन उस कंपनी ने अभी तक माइंड शेयर को कैप्चर नहीं किया है, मतलब ब्रांड की अवेयरनेस कम है। अब इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है शेयर होल्डर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एंटिसिपेटेड फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस प्लस द वैल्यू ऑफ कंपनी इक्विलेटेड। ये होती है शेयर होल्डर की वैल्यू। मतलब आज के दिन में अगर हमें कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे? फ्यूचर में हम ये कैलकुलेट करते हैं यार ये पैसा आने वाला है, ये सब आने वाला है, प्लस आज के दिन अगर मैं कंपनी को लिक्विडेट करता हूं तो कंपनी की वो वैल्यू है ना, मतलब हमारी आज के दिन जो वैल्यू है नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस जो भी मेरे रिसीवेबल्स हैं वो वाली टोटल वैल्यू को आप जोड़ देते हैं तो उसको दोस्तों बोला जाता है शेयर होल्डर वैल्यू। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, EVA। इट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन द प्री स्ट्रेटजी एंड पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यूज फॉर द बिजनेस आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम माइनस द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसको समझते हैं। अब देखिए, आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, राइट? स्ट्रेटजी किस लिए बनाई जाती है? बिजनेस फुलफिल हो, बिजनेस प्रॉस्पर करे, बिजनेस इंक्रीज करे, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अब कोई ना कोई वो वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इस केस में दोस्तों जो स्ट्रेटजी बनाने से पहले है उसको कह रहे हैं हम प्री स्ट्रेटजी, बाद वाले को कह रहे हैं पोस्ट स्ट्रेटजी। आपने कोई एक नई स्ट्रेटजी बनाई, एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, उससे पहले वैल्यू क्या थी बिजनेस की और उसके बाद क्या हुई, वो बेसिकली आपका EVA है, और कितनी इकोनॉमिक वैल्यू आपने ऐड करी। इसको फाइनेंस के टर्म्स में समझते हैं, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम माइनस टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब टैक्स हटाने के बाद आपके पास कितनी ऑपरेटिंग इनकम बची और आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को उसमें से घटा देंगे, उसको बोलते हैं EVA, आफ्टर बिजनेस माइनस बिफोर बिजनेस, सिंपल टर्म्स में बात करें तो। अब EVA के बाद दूसरी चीज आती है MVA, मार्केट वैल्यू एडेड, मेजर डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर एंड लेंडर। अब कोई भी चीज आप करते हैं, कंपनी स्ट्रेटजी करती है, वो किस लिए करती है कि मार्केट में एक वैल्यू बढ़े, इमेजरी बढ़े। आज के दिन में जो है टाटा एयर इंडिया की रीब्रांडिंग चल रही है, अलायंस चल रहा है, वो सब किस लिए चल रहा है? अगर मान लीजिए वो 3 कंपनीज को मर्ज कर रहे हैं, 4 कंपनीज को मर्ज कर रहे हैं, जो उनकी वैल्यू आज के दिन अलग अलग है, जुड़ी हुई एंटिटी की जब तक उससे ज्यादा नहीं होगी तब तक क्या फायदा है? तो क्या मार्केट वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं। हर कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स के लिए और लेंडर्स जिन्होंने पैसा दिया है उनको आंसरेबल होती है। तो बेसिकली उसमें क्या डिफरेंस है, क्या उसकी मार्केट वैल्यू है और कितना लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया, उसको MVA बोला जाता है। measures the stock market's estimate of net present value of firm's past and expected capital investment project। मतलब कि फर्म का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है और जो उसमें इन्वेस्टमेंट आने वाली है उसकी आज के दिन कैलकुलेट करके और उसकी मार्केट में बेसिकली सीधी भाषा में अगर समझाया जाए तो कहते हैं ना, आप इसको कंपनी से छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए नौकरी के लिए जा रहे हैं, सामने वाले आपको कंपनी कहती है कि आपको 8 लाख का पैकेज देंगे, आप कहेंगे नहीं यार मैं मिनिमम 10 पे आऊँगा, इतनी तो मेरी मार्केट वैल्यू है। तो वो आप मार्केट वैल्यू से आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे लेवल के एजुकेशन एक्सपीरियंस वाले बंदे को इतना तो मिलना चाहिए। तो वो जो आपने अपनी मार्केट वैल्यू बोली थी, यहां पर यही मार्केट वैल्यू कंपनी के पर्सपेक्टिव में है। अब आता है दोस्तों बैलेंस स्कोर कार्ड, BSC। ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। स्ट्रेटेजी की वीडियोस में ही हमने BSC के ऊपर पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है। It combines financial measures that tell results of action already taken with operational measures on customer satisfaction, internal process, corporation innovation, improvement, drivers of future financial performance। मतलब कंपनी जो अलग अलग चीज़ें करती है, इंटरनल प्रोसेसेस को लेके, आउटसाइड प्रोसेस को लेके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके, सबको लेके जो एक स्कोर कार्ड बनता है उसको जो है दोस्तों बैलेंस स्कोर कार्ड बोला जाता है, और ये एक कंपनी की मेजरमेंट्स को बताता है। इन बैलेंस स्कोरकार्ड मैनेजमेंट डेवलप्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स इन 4 एरियाज। सबसे पहला फाइनेंशियल तो बहुत जरूरी है ना, शेयर होल्डर्स को हम कैसे दिख रहे हैं। आप अच्छे दिखेंगे शेयर होल्डर्स को तभी तो आप में इन्वेस्ट करेंगे। कस्टमर कैसे व्यू करते हैं,
शेयर होल्डर्स अच्छा व्यू कर रहे हैं, कस्टमर्स के माइंड में आपको लेके नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या कर लेंगे आप? इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, व्हाट मस्ट वी एक्सेल एट। हर कंपनी जो है वो कुछ ना कुछ, अब जैसे एप्पल है, एप्पल क्या चाहता है? एप्पल अपने आप को इनोवेटिव कंपनी की तरफ से माना जाता है। कोई कंपनी होती है जो अपने आप को कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ से जानी जाती है। कोई कंपनी कहती है कि हम आपको फास्टेस्ट डिलीवरी देंगे, कोई कहेंगे हम आपको सबसे अच्छी सर्विस देंगे। तो आप किस चीज में एक्सेल करना चाहते हैं? इनोवेशन एंड लर्निंग, कैन वी कंटिन्यू टू इंप्रूव एंड क्रिएट वैल्यू, कैसे हम इंप्रूव करते जाएं और वैल्यू को क्रिएट करते जाएं। ये चारों चीजें जो है बैलेंस स्कोर कार्ड में कैप्चर होती हैं। की परफॉर्मेंस मेजर, इट मेजर्स दैट आर असेंशियल फॉर अचीविंग अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, मतलब अलग अलग ऑप्शंस में से किसको जरूरी करने से आप जो है अपने उसको अचीव कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को, उसको बोला जाता है की परफॉर्मेंस मेजर, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सब आज की वीडियो में था, जिसमें हमने जाना फाइनेंशियल मेजर्स, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, फिर उसके बाद हमने मार्केट वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को जाना, और लास्ट में बीएससी के बारे में बात करी। अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और जैसा मैंने बताया ये 4 वीडियोस में कंप्लीट होगा, तो अगली वीडियो 3rd वीडियो होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर की। आपको दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन इवैल्यूएशन कंट्रोल टॉपिक में और आज की वीडियो में, आप हमारी मेल आईडी जो कि है meedu.study@gmail.com पे हमें फीडबैक दे सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।